अस्सलाम वालेकुम अरूज और सायरा। मैं भी सबको टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है। इन सबको आने तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आउटलाइन पे। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहती हूँ सब लोग आ जाएं। अजल, आसिया, इस्माइल, विकास, जमान। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम विकास।
सायरा और अरूज, यार आप लोग बताओ, अभी तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। सो शुड वी डू क्लास नाउ या फिर शाम में करें, क्योंकि अभी दिन में मेरा भी एक इवेंट है, मैंने वहां जाना है फैमिली का। तो आप लोग सिर्फ 2 लोग हैं। व्हाट डू यू थिंक? शाम को कर लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि अभी फायदा नहीं है ना, फिर वो लोग, उन लोगों को रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। सो ओके मैम, ठीक है। ठीक है अभी, लेकिन अगर आज आप ओके। लोग कर लेते हैं, अगर एटलीस्ट 5 लोग तो हो ना। वकास, वकास आपको मेरी आवाज आ रही है? वकास, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है आप तीनों के अलावा, तो क्लास अभी करें या शाम को करें या रात में करें? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो वकास। यस, क्या कहते हैं आप? माय विश नहीं ना। मैं तो करवा दूं, बट अभी देखें कौन कौन से 3 लोग नहीं है, 4 लोग नहीं है, जमाम भी नहीं है, आसिया भी नहीं है, गजल भी नहीं है और उस्मान भी नहीं है। मेजोरिटी तो नहीं है, हालांकि मैंने कल उनको बताया भी था। चलें एक काम करते हैं, इफ दे आर अवेलेबल एट 2, तो वी कैन डू इट एट 2 PM, ठीक है? हम 2 बजे तक वेट करते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह जाना है बाय 4 और 5 PM, तो फिर शाम में भी मुश्किल हो जाएगा। सो हम 2 PM तक मैम का, 2 PM। ठीक है? मैम 2 PM हमारा टेस्ट है एक। किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट है? यस मैम। पॉलिटिकल साइंस या यूएस हिस्ट्री का, या मैम इस्लामिक स्टडीज का। ओ 1 to 2 कर लें? वकास आप भी आप लोग भी, आप भी ले रहे हैं ना इस्लामिया? 1 to 2 ठीक है। अच्छा आसिया आ गई हैं, मेरे ख्याल में कर ही लेते हैं, बिकॉज अभी देखें आसिया भी आ गई है। वकास, उस्मान तो वैसे ही रिकॉर्डिंग लेते हैं, जमाम सॉरी, तो उस्मान और गजल को भी मैं रिकॉर्डिंग ले दूंगी, ठीक है? चले हम स्टार्ट करते हैं फिर। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीन देखें। उसके बाद आप लोगों को मैं खुद एक आउटलाइन बना के दिखाऊंगी इन दी एंड, ठीक है? ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स सी क्या बनता है। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पहले हम स्लाइड्स देखेंगे। चलें, ऐसे आउटलाइन पहले हम देखेंगे, आउटलाइन हमने बनानी कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें मैटर करती हैं, कौन सी चीजें जो आपने अपने जहन में रखनी होती हैं वाइल राइटिंग या वाइल फॉर्मुलेटिंग एन आउटलाइन, ठीक है? तो ये हम देख लेते हैं। फिर एंड पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगी कि मैंने किस तरह से आउटलाइन बनाई है, या फिर कौन सी डायमेंशंस हैं जिनको आपने टच करना होता है वाइल राइटिंग आउटलाइन ऑफ एनी एसे। सो चले हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, तो 12 पे हमने स्टार्ट किया। चलो 1 घंटे की तो लेना क्लास, फिर आप अपने टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? ओके ठीक है जी, चले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्री राइटिंग क्या होती है? आप ऐसे लिखने से पहले जो राइटिंग करते हैं ना, उसको हम कहते हैं प्री राइटिंग। ओके, आउटलाइनिंग योर एसे। सो इसमें हम करते क्या हैं? बेसिकली व्हाट आर यू गोइंग टू डू? लेट्स सपोज आपने अपने एसे में बात करनी है 2500 वर्ड्स में, ठीक है? आउटलाइन में आप वही बात कर रहे होते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 to 150 वर्ड्स में, वही बात। तो असल में आप कर क्या रहे हैं? आप स्कोप को नैरो कर रहे हैं, आपके एसे का ही स्कोप जो है उसको आप नैरो कर रहे हैं डाउन टू अ फोकस टॉपिक, ठीक है? एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर मेन आइडिया। अच्छा,
आपको ये पता चलना चाहिए कि आपका जो एसे है उसका कीवर्ड क्या है या मेन आइडिया क्या है। आप लोगों ने मेन आइडिया का टेस्ट भी दिया है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हर एसे में एक थीम होती है, ठीक है। ना सिर्फ ऐसे बल्कि हर राइटिंग में एक थीम होती है। सो यू हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट्स द थीम ऑफ योर पर्टिकुलर राइटिंग या ऑफ योर एसे। उस थीम को आपने लेके चलना होता है। ये आप कर चुके हैं, ठीक है। आपने ये भी कर लिया है, आपने ये भी कर लिया है, आपने ब्रॉड से नैरो वाला जो मैंने आपको फनल अप्रोच कही थी, ठीक है, ये फनल अप्रोच भी आपने अप्लाई कर लिया अपने टॉपिक पे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको मेन आइडिया भी पता चल गया, फिर आपने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट पे भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट इज इट और आपने कैसे लिखनी होती है। प्लस हम एक काम करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में 3-4 थीसिस स्टेटमेंट लिख के बता दूंगी, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन स्टिल ओके वी विल डू इट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला स्टेप है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम जिसे एक अच्छी लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं आउटलाइन, लेकिन एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में द प्रोसेस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता क्या है, हम आइडियाज जनरेट करते हैं, जितनी भी डिफरेंट डोमेन्स है ना, हमने उन डोमेन्स को टच करना होता है, ठीक है। नाउ यू विल नीड मटेरियल टू सपोर्ट दैट थीसिस। थीसिस तो बना लिया मैंने, ये तो कह दिया कि आजकल के रोल में मीडिया का रोल नेगेटिव है, लेकिन मैं क्यों ये कह रही हूँ कि नेगेटिव है, आई नीड सम रीजंस टू डिफेंड माय आर्ग्यूमेंट, ओके। दिस विल बी द रॉ मटेरियल फॉर योर आउटलाइन। अब मैं सोचना शुरू कर दूंगी कि यार चलो, अच्छा अब मैं आपको उसका बताती हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करना है। मैंने सोचना शुरू किया, मैंने कहा यार एक तो पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट्स है ना वो बड़े खराब हैं, मीडिया किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है लोगों के इंटरेस्ट को। उसके बाद मैंने कहा यार सोसाइटी को तबाह कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा यार रिलीजन से तो हमें दूर ही लेके जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा यार एजुकेशन वाला तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, ऑल्दो इसका पर्पस होता है लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना। उसके बाद और कौन कौन से पर्सपेक्टिव, कल्चरल है, तो हमारा जो मीडिया है वो तो अपने कल्चर को भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल मीडिया की हम बात कर सकते हैं वो क्या कर रहा है। हम मेंटल हेल्थ हेल्थ की बात कर सकते हैं, तो हेल्थ में भी मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल रफ सोच रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री आपकी सोच है, आप कहीं भी जा सकते हैं, अभी मैंने इसको स्ट्रक्चर नहीं किया, ओके। तो और हम कौन से एस्पेक्ट पे बात कर सकते हैं बताएं। इकोनॉमिक भी आप कह सकते हैं कि बेसिकली मीडिया कितना एक्सप्लॉइट कर। अब देखें, मैं एक महीने में नेटफ्लिक्स की भी फीस देती हूँ, ठीक है, अमेजोन प्राइम भी मैंने खरीदा हुआ है, डिज्नी भी खरीदा हुआ है, मैंने स्पॉटिफाई भी खरीदा हुआ है, लिटरली बता रही हूँ। इतने पैसे लग जाते हैं ना, आपको समझ भी नहीं लगती, यानी ऐसे स्कैम करते हैं ना ये प्लेटफॉर्म्स आपको, यू डोंट इवन गेट टू नो कि क्या चल रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। एक सेकंड, मुझे ना ये नहीं मिल रहा, तो डिलीट करने का तरीका, ठीक है। बंद हो जाओ भाई, बंद हो जाओ, हो जाओ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, लेकिन मेरी रेड वाला है ना, इस पे तो मेरा माउस ही नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ एक सेकंड रुकिए, अभी आएगा, ठीक है। जितने भी मैंने आपको डोमेन्स बताई है ना, हर मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने डोमेन्स को याद रखना है। तो जब आपको डोमेन्स याद रहेंगी आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे डोमेन से रेलेवेंट डाटा उठा के, ठीक है। वो आपने पहले ही प्रिपेयर किया होगा, आपको रट्टा हुआ होना चाहिए कि सोशल है, सोशल के ये 3 पहलू होते हैं, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम सोसाइटी को किसी भी पहलू से जज करते हैं, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल में ये पहलू होते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, इसकी बात होती है, उसकी होती है, ठीक है। अगर ये इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में ये पहलू होते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना तो आप कर लेंगे। यार एक सेकंड आप लोग रुकना, ये प्रॉब्लम हो गया इसके साथ, हैंग ही हो गया है आई गेस। शुक्र है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखिएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का आपको समझ लग गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम करते क्या है, हम फ्री राइट करते हैं, ठीक है। फ्री राइट करने के बाद हम क्या करते हैं,
आफ्टर फ्री राइटिंग, अब मैंने लिख तो सब कुछ लिया फ्री राइटिंग में, ठीक है, मैंने कहा ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन असल में मुझे करना क्या है, मुझे उसमें से चीजें सिलेक्ट करनी है, सिलेक्टिव चीजें रखनी है मैंने, ठीक है, सारी नहीं रखनी। तो उन चीजों को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, किसी चीज को आप इंक्लूड करोगे, किसी चीज को आप डिस्कार्ड करोगे। अब हो सकता है इसमें रिलीजियस पहलू इतना मैटर ना कर रहा हूँ, मैं इसको निकाल दूंगी। हो सकता है कि इसमें मैं एक टॉपिक मिस कर गई हूँ, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, यानी लेट्स सपोज लैंग्वेज का एलिमेंट आ जाए, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी कि हमें लैंग्वेज से, कल्चर से दूर लेके जा रहा है। इंक्लूसिविटी, एक्सक्लूसिविटी का एलिमेंट आ जाए, उसको मैं इंक्लूड कर लूंगी। नाउ दैट यू हैव आइडियाज ऑन पेपर, यू कैन ट्रिम द फैक्ट। ट्रिम कैसे करते हैं, ठीक है, ये आइडियाज है ना मेरे पास, मैंने कहा यार इसको भी निकालो, ये सारे आइडियाज हैं, ठीक है। ट्रिमिंग आपको पता नहीं किसे कहते हैं, ट्रिमिंग कैसे करनी है, ये भी निकाल दी, 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 एंड पे मेरे पास ये बच गया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेट पैटर्न बन गया जिसको मैं फॉलो करूंगी। सो सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff और फाइंड द डायमंड्स इन द रफ। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज एन आउटलाइन, आउटलाइन कैसे बनाते हैं, पहले तो आप कहेंगे दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड लेआउट ऑफ योर एसे। दूसरी बात कैसे बनाते हैं, आप कहेंगे बाय ट्रिमिंग द फैट, बाय फाइंडिंग द डायमंड्स इन द रफ, or by separating the wheat from the chaff. Okay, then your goal in selecting is to choose the best ideas that support your thesis. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सपोर्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी रेलेवेंस। आपके जो आइडियाज हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए आपकी थीसिस से, या फिर आपका जो भी टॉपिक है, आपकी थीम है। इफ दे आर नॉट रेलेवेंट, फिर तो लिखने का मकसद ही नहीं है। Okay, if they don't back up, then you would must leave out, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है, अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उनको निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने का यही तो क्राइटेरिया है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज एलिमिनेटिंग एंड सेलेक्टिंग। अब ये प्रोसेस को गौर से दिखा रहे हैं, एक सेकंड मुझे देखने, मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है। सो एलिमिनेट में आप क्या करते हैं, आपको पता है एलिमिनेट का मतलब होता है डिलीट, तो लिखा भी हुआ है, ठीक है। डिलीट करना और क्रॉस आउट करना, चीजों को निकाल देना। क्योंकि जब भी हम, अब देखिए मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं ऐसे में ना बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन बनाती हूँ, यानी कि एक डायमेंशन के ना मैं 5-6 पॉइंट्स लिख देती हूँ। उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप फिर ऐसे लिखते हैं ना, वो उतना लंबा नहीं लिख पाते, या आप सारी चीजों के बारे में तो लिख ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है, कि आपने आउटलाइन में तो मेंशन किया लेकिन आपने ऐसे में नहीं लिखा। तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है कि जो भी चीजें लिखनी है, सोच समझ के अपनी फाइनल आउटलाइन बनानी है, डिस्कार्ड करके, और अच्छी चीजें, बेस्ट आइडियाज इंक्लूड करके आपकी आउटलाइन फाइनलाइज होनी चाहिए। सो करना क्या, द पुअर आइडिया, देखिए इररिलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, दोज दैट डोंट सपोर्ट योर थीसिस, उन सबको आपने निकाल देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और रखना किसको है, द क्वालिटी और एक्सीलेंट आइडियाज, the unique, interesting and fresh ideas, those relevant and supportive of your thesis, ठीक है, जो यूनिक हो, सबसे डिफरेंट हो, इंटरेस्टिंग हो और फ्रेश हो, ठीक है, क्वालिटी वाले हों और मैटर कर रहे हो, एक सेंस बना रहे हो, ठीक है, रेलेवेंट हो। बेसिकली ये चीज आपने करनी है अपने पॉइंट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया के मेरे ख्याल में जो सोशल इम्पैक्ट हैं वो ज्यादा हैजर्डस है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोशल वाले पे ज्यादा फोकस करूंगी, उनको इंक्लूड करूंगी रादर देन रिलीजियस या इकोनॉमिक। ओके, उसके बाद है सेलेक्टिंग एंड ऑर्डरिंग। ये हम कैसे करते हैं, अच्छा, अब आपके पास आपकी बेस्ट लॉट आ गई है, ठीक है। लेट्स सपोज आप आमों की खेत में गए, ठीक है, आपने वहां से अच्छे से, मुझे नहीं पता आमों के खेत होते हैं, आमों के तो दरख्त होते हैं यार, ठीक है, आपने वहां से ना अच्छे अच्छे आम निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, उन सबको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सॉर्ट कैसे करेंगे, फ्रॉम द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ क्वालिटी आइडियाज चूज द 3 to 5 बेस्ट आइडियाज। ओके, उसमें से भी आपने बेस्ट निकालने हैं। उन बेस्ट को चूज करने के बाद आपने क्या करना है, नैरो दैट लिस्ट डाउन अगेन टू द बेस्ट 3। फिर हमने बेस्ट 3 नहीं करने, हमने करने हैं अराउंड बेस्ट 7 to 8। मैटर करता है ऐसे किस टाइप का है, ठीक है, बिकॉज आपने इतनी ज्यादा लेंथ का ऐसे लिखते हैं, सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एज वेल। ओके, अगर आपने जैसे पीएमएस का ऐसे ना 1000 वर्ड्स का,
उसमें 3 to 5 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है। लेकिन जो CSS का ऐसे है, देखो वो मतलब कितने वर्ड्स का है, डबल से भी ज्यादा वर्ड्स का। सो यू नीड एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट्स, जो बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है, मेन हेडिंग, उसके नीचे सब हेडिंग की दूसरी होती है ना, जो आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद लास्टली अरेंज द प्रीमियम आइडियाज इन एम्फैटिक ऑर्डर। हमने पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे ना, मुझे बताएं ये कौन सा पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था? एम्फैटिक तो कोई भी हमने नहीं पढ़ा था, मैंने फिर से ये ऑन कर लिया यार, क्या मजा। ठीक है, एम्फैटिक कौन सा था? उसका क्या नाम था हमारे वाले असाइनमेंट में? आप में से कोई बता सकता है मुझे? मैम ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, वेरी गुड, दैट वाज ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। सायरा ने बताया, वेरी गुड सायरा। So actually we are gonna follow, once you are done with the outline, you're gonna follow order of importance. खैर आपने पता है करना क्या है, इसमें की क्या होती है, क्योंकि आपका ऐसे बहुत लंबा है। आपका एग्जामिनर क्या करेगा, वो पहले वाला पॉइंट पढ़ेगा, ठीक है, लिखना आपने इस ऑर्डर में ना, पहले वाला पढ़ेगा, दूसरे वाला पढ़ेगा, तीसरे वाला। अगर आपका डाउन जा रहा है ना इससे, तो उसका इंटरेस्ट भी डाउन, डिक्लाइन आ जाएगा उसमें भी। ओके अगर ठीक है यार, क्वालिटी इसकी खराब हो रही है, आपकी क्वालिटी अगर फॉल कर रही है आइडियाज की, आपने क्या करना है, आपने एक दो बेस्ट आइडियाज एंड के लिए भी बचा के रखना है, ठीक है। और ये सिर्फ CSS की ऐसे में नहीं होता, ये CSS की कोई भी एग्जाम है ना, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। आपने पहला पेज बहुत अच्छा लिखा, पहला पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा, बीच में आपने नॉर्मल नॉर्मल जो आइडियाज थे या नॉर्मल आपको थोड़े बहुत आते थे वो आपने बीच में लिखे, एंड में भी आपने बहुत अच्छा लिखा। बिकॉज ये हमारी ह्यूमन साइकी है कि हम या तो पहले वाले पढ़ते हैं या तो एंड वाला पढ़ते हैं। आप इतने लंबे लंबे सवाल आपके पूरे होते कोई भी नहीं पढ़ने वाला। ऑल्दो ट्राई करें टू मैनेज द फ्लो थ्रू आउट योर क्वेश्चन, बट आई थिंक इट विल बी फीजिबल अगर आप फर्स्ट पे और एंड पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आउटलाइन का स्ट्रक्चर, अच्छा ये स्ट्रक्चर तो आप रख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कुछ भी, खैर मैं आपको नोट्स भी भेजूंगी ग्रुप में। आउटलाइन क्या होती है? नाउ इट्स टाइम टू ड्राफ्ट योर आउटलाइन। ओके, आउटलाइन में आपने करना ये होता है, सबसे पहले तो आपने थीसिस लिखना, ठीक है। थीसिस लिखने के बाद आप क्या करते हैं, थीसिस लिखने के बाद आप लोगों ने जाना होता है अपने आइडियाज पे। बेसिकली आपको पता है हमारे यहाँ होता क्या है, आपने ऊपर इंट्रोडक्शन भी लिखना है, आपने लिखना है आउटलाइन, नीचे आपने हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन के नीचे आपने हेडिंग देनी है किस चीज की, इंट्रोडक्शन के नीचे आप हेडिंग देंगे किसी चीज की भी नहीं, बल्कि अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊंगी, एंड पे बताऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे आया है जी इस टॉपिक पे, कि कोई टॉपिक सोचने दें मुझे, सिंगल नेशनल करिकुलम नहीं, डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डोंट मूव टुगेदर, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, एक सेकंड मुझे कलर चेंज करने दें, तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा, सॉरी, यहाँ मैंने लिखा इंट्रो, ये आपका है पॉइंट नंबर 1। इसके अंदर सब हेडिंग में आपने लिखना है कि आप इंट्रो में थीसिस क्या लिख रहे हैं, ठीक है। थीसिस में आप लिखेंगे डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी डू नॉट मूव टुगेदर। इसमें मैं लिख सकती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि वाकई में देखे नॉट मूव टुगेदर, तो मैं कहूंगी कि द सैल्वेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज क्लियरली इम्पॉसिबल या फिर इररिफ्यूटेबली इम्पॉसिबल विदाउट एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, वरना मैं टेक्स्ट लिख लेती, यहाँ पे लिख लेती हूँ, बल्कि काम करते हैं, इसको एग्जिट करते हैं। ओह सॉरी, व्हाट हैपेंड? मेरी स्लाइड्स कहाँ चली गई यार, एक सेकंड रुके, मैं कुछ करती हूँ, 1 सेकंड लेट मी चेक, ये क्या कर दिया मैंने।
शिट 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 शिट। एक सेकेंड में देखती हूँ कहीं से, मैंने किसी और फोल्डर में तो नहीं रखी। क्या गया इसके साथ। ठीक है, मैं यहाँ से खोल लेती हूँ, इसको बंद करती हूँ तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। सेव चेंजेस, डोंट सेव। आ गया, शुक्र है। ठीक है जी, आप लोग यहाँ देखते रहे, मैं लिखती जाती हूँ। मैं नंबर 1 पे लिखूंगी इंट्रोडक्शन। नीचे मैं इसके लिखूंगी, यहाँ पे आपने स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे आएंगे। द सैल्वेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन इज irrefutably impossible without educating its masses, the people. गुड वकास। ठीक है, इसको आप प्रीफेस कर सकते हैं, लाजमी नहीं आपने वर्डिंग ये लिखनी है, मतलब मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ स्ट्रक्चर का। ओके जी, पहला पॉइंट मैंने ये लिख लिया, मेरे ख्याल में इसको उठा के हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, थीसिस लिख लिया मैंने। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट भी लिख लिया, इंट्रो भी लिख लिया। अब हम पॉइंट 1 की तरफ आते हैं। कहाँ थे हम यार, यहाँ थे। ठीक है, अब पॉइंट 1 की तरफ आते हैं, तो पॉइंट 1 में हम क्या लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बिकॉज वी वांट सम स्पेस। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है, इंट्रो भी हो गया, थीसिस भी हो गया, काम की बातें दोनों हमने कर ली। ठीक है, काम की बातें दोनों कर ली। अब हम क्या लिखेंगे, मैं पहले उनको बताऊंगी, मैंने आपको बोला था कि आपने टर्म्स को डिफाइन करना है। फॉर समवन हु डजंट नो व्हाट डेमोक्रेसी इज, ठीक है, कि डेमोक्रेसी है क्या चीज, तो दूसरी चीज आपने लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें भी आपने हाईलाइट इस चीज पे करना है कि वो एजुकेशन के साथ, लिटरेसी के साथ क्यों लिंक है। ये कर लिया आपने। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है कि, अब हम पॉइंट की बात पे आते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना आपने हाईलाइट इस बात पे करना है कि व्हाई दे कैन नॉट मूव टुगेदर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, या फिर क्या बोलेंगे हम। इसकी जगह कोई अच्छा वर्ड बताएं मुझे। व्हाट डू यू गाइस थिंक। कनेक्शन बिटवीन या कोरिलेशन, हाँ कोरिलेशन अच्छा वर्ड लग रहा है मुझे, आई थिंक कोरिलेशन। ठीक है, तो मैं लिखूंगी कि कोरिलेशन बिटवीन, अभी ये सिर्फ बेसिक पे चल रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी, फिर मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी तरीका बताऊंगी। उनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं छोटे छोटे फैक्टर्स लिखूंगी मुझे जो लग रहा है, फिर मैंने सोचे नहीं है लेकिन मैं सोचती हूँ। अब मैं सारी डोमेन्स पे जाऊंगी। ठीक है, अब डोमेन्स पे जाने का वक्त आ गया है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, लीगल, जितनी भी। ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है। तो मैंने क्या कहा, अब देखें, जो बेसिक वैल्यूज है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, वही नहीं अचीव हो सकते जब तक हम एजुकेशन नहीं देंगे। यानी कि हम कहते हैं इक्वालिटी हो,
हम कहते हैं लिबर्टी हो, ठीक है, हम कहते हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो, वो तो नहीं होगा, फिर डेमोक्रेसी कैसे होगी? ठीक है, सो हम कहेंगे कि विदाउट एजुकेशन ideals of equality cannot be achieved, या फिर रूल ऑफ लॉ या इक्वालिटी कह लेंगे ज्यादा अच्छा। फिर मैं कहूंगी कि अनअवेयरनेस इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, या फिर इम्पिडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, टू डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारे मुल्क में भी देखें यही मसला आया है ना, कि बेसिकली लोग अनएजुकेटेड है, अनअवेयर है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है कि उनका रोल क्या है। ठीक है, सो बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू डेमोक्रेसी, ये आ गया। अब देखें और क्या लिखे हैं इसमें, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। बेसिकली इसमें कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आपस में लिंक हो रहे हैं, ये आपने देखना है। कौन से दो फैक्टर्स हैं? नंबर वन है जो डेमोक्रेसी है ना, दैट डील्स विद द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ लाइफ, और जो एजुकेशन है दैट डील्स विद सोशल अफेयर ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे। इसका क्या मतलब है? एक सोशल पहलू है हमारे मुआशरे का, एक मुआशरती पहलू है, जिसको हमने लिंक किया है किसके साथ? एक सियासी पहलू के साथ। सियासी पहलू क्या है आपके पास? डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू नो दैट। ठीक है, तो उन दोनों को हमने लिंक किया है, तो आपको ज्यादा फोकस भी सोशल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी कामयाबी ही इसी में। अब क्या करना है? आप अगला पॉइंट सोचते हैं, चलें जी, अनअवेयरनेस भी हो गया, इक्वालिटी वाला भी हो गया। अनअवेयरनेस सोशल में आ, ओके, सोशल में और सोचें जी। सोशल में और क्या क्या होगा? गौर से सुने। अब देखें, जो इलिटरल लोग होंगे या इग्नोरेंट पीपल, ठीक है, इग्नोरेंट पीपल कैन नॉट डिवाइज वर्दी पॉलिसीज। ठीक है, अच्छी पॉलिसीज ही नहीं बनाएंगे यार, उनको क्या पता। उसके बाद अब भी मैंने दोनों को लिंक कर दिया, इग्नोरेंस एक सोशल वो है, उसको मैंने पॉलिसीज के साथ, जो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसके साथ लिंक कर दिया। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, या फिर ये कह सकती हूँ कि illiterate people, masses, cannot hold their rulers accountable। वो ये भी नहीं कर सकते। यहाँ आपने ना ये डालना है। ओके, पांचवा पॉइंट सोचें। Ill- Illiterate masses a big hurdle in the way of implementation of policies. Illiterate masses are the biggest hurdle in the way of Implementation of policies. वेरी गुड, ये भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि इट लीड्स टू बैड गवर्नेंस। ठीक है, या फिर इसमें हम कह सकते हैं बैड गवर्नेंस में भी कौन कौन सी चीजें? इनजस्टिस है, नेपोटिज्म है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो हम कहेंगे राइज इन करप्शन प्रोमोट्स इलिटरेसी, प्रोमोट्स नेपोटिज्म, इनजस्टिस एंड Social वायलेंस। evils क्या है? हाँ जी, लेकिन ये आप स्पेसिफाई कर लें तो ज्यादा अच्छा है। सोशल इवल्स तो बहुत ज्यादा, फिर उसमें तो बहुत बड़ी डोमेन है ना। हम इन स्पेसिफिक की बात करें जो हमारी उसमें ज्यादा रेलेवेंट है। नेपोटिज्म, इनजस्टिस एंड वायलेंस इन पॉलिटिक्स, या इन डेमोक्रेसी भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अब कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक बहुत है, ठीक है। तो और क्या सोचे हम? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता है, हम पॉलिटिक्स नेशनल इंटरेस्ट को वो नहीं कर सकते, उसको प्रमोट नहीं कर सकते। जिस तरह ये दरामदाद बरामदाद वाला यह सिलसिला होता है, इसको मतलब उन्हें नहीं पता होता कि क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं खरीदनी, जिससे कंट्री को नुकसान हो। वेरी गुड। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मिसगाइडेंस अबाउट आवर नेशनल इंटरेस्ट्स या कुछ इस तरह। मिसगाइडेंस में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है ना, सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट। उनको अपनी पड़ी होती है, वो इलिटरेट होते हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा नहीं होता ना। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे मुल्क में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, दैट इज पोलराइजेशन। तो मैं इसको लिखूंगी कि पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। ओके, तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट में ये भी आ सकते हैं ना कि हम लोग जो है वो अपने जो सियासी लीडर्स हैं जहालत की वजह से उनके अंधी तकलीद करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी हमें पॉजिटिव नेगेटिव्स जो है वो नजर नहीं आते। एग्जैक्टली, यस। इसमें हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, बल्कि इस पॉइंट को छोड़ते हैं। देखिए हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, पॉलिसी इसको छोड़े, हम लिखते हैं कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ लीडर्स मेकिंग देम करप्ट। वो करप्ट फिर हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चले, मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर ज्वाइन करें, फिर हम क्या करते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसको पता कर लेते हैं, आप लोग रीज्वाइन करें, मैं वेट कर रही हूँ।